तारत्व क्या होता है? तारत्व सिर्फ एक टर्म दिया गया है, सिर्फ तारत्व एक नाम दिया गया है। फर्क ये है, ये बताता क्या है? तो तारत्व सिर्फ हमें ये बताएगा कि कोई आवाज कितनी पतली है और कोई आवाज कितनी मोटी है। एक लाइन में समझ लो, तारत्व जो है सिर्फ एक टर्म बताया गया है कि इस तारत्व के कारण ही हम बता सके कि कोई आवाज पतली है या कोई आवाज मोटी है। जो आवाज पतली होती है, जनरली जो बच्चे जो रोते हैं बड़ी दूर तक सुनाई देता है, चाहे चाहे आदमी रोता है तो सुनाई देता है, वैसे आदमी रोएगा तो हुआ हुआ करके तो रोएगा नहीं, जाहिर सी बात है। ठीक है, बेचारा मने में रो रो के रह जाएगा। ठीक है, और बच्चा जो होता है बहुत तेज से चिल्लाता है, तो कारण क्या है? अगर आपसे कोई यह पूछा जाए कि क्यों बच्चों की आवाज जो होती है ज्यादा दूर तक सुनाई देती है, तो एक लाइन में जवाब देंगे, क्योंकि उनके ध्वनि का जो तारत्व होता है वो ज्यादा होता है, और जिनके ध्वनि का तारत्व कम होता है उनका आवाज मोटा होता है। स्त्रियों का आवाज। दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे इस YouTube चैनल जिसका नाम है कैरियर कोचिंग सेंटर, और ये है वर्ग 9, बुक है फिजिक्स, और इसका चैप्टर है, लास्ट चैप्टर है हमारा 6 है, नाम है ध्वनि। ठीक है, तो इस ध्वनि, इस साउंड के अंतर्गत हम लोग जो इम्पोर्टेंट चीज़ पढ़ चुके हैं, हम इसके बारे में भी कभी वर्णन करेंगे कि जो, एक बार आप लोग समझ लीजिए इसको, जब जो ध्वनि होते हैं वो कौन सा तरंग उत्पन्न करते हैं? अनुदैर्घ्य, कि मैंने बताया था अनुदैर्घ्य ध्वनि उत्पन्न करते हैं, और अनुप्रस्थ जो होते हैं वो प्रकाश जो होते हैं वो अनुप्रस्थ तरंग उठाते हैं। तो इस तरीके से जो हम लोगों ने पढ़ा था, तो इस भाग को हम लोग क्या कहते थे? श्रृंग कहते थे, और इस वाले भाग को क्या कहते थे हम लोग? गर्त कहते थे। ठीक है, तो दो श्रृंगों के बीच के दूरी को हम लोग क्या कहते थे? लेम्डा, या फिर ये कह सकते हैं कि दो गर्तों के बीच की दूरी को हम लोग क्या कहते थे? लेम्डा। और ये जो लेम्डा होता था वो किसको बताता था? तरंग दैर्घ्य को, दैर्घ्य। ठीक है, तरंग दैर्घ्य को बताता था, गुड़ी में होगा तरंग दैर्घ्य को। और फिर उसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा था? जो आवृत्ति हम लोगों ने पढ़ा था, आवृत्ति। ठीक है, तो हम लोग आवृत्ति को किस चीज से सूचित करते थे? न्यू से करते थे। ठीक है, हम लोग न्यू से, न्यू को हम लोग डिनोट कर सकते हैं इस तरीके से, इसको हम लोग क्या कहते थे? आवृत्ति कहते थे। और टी क्या होता था? आवर्त काल होता है। ठीक है, आवर्त काल, इसके बारे में वर्णन कर चुके हैं ऑलरेडी। आवर्त काल होता है। और एक और क्या होता था? भी होता था। भी क्या होता था? केवल चाल, ध्वनि की चाल। ध्वनि है तो ध्वनि चाल के रूप में चलेगा। अब यहाँ तक हम लोगों ने इन चीज़ों के बारे में पता कर लिया था। जो आज का जो टॉपिक है वो है हमारा सोनिक बूम क्या है। ठीक है, टॉपिक है हमारा सोनिक बूम। अब ये सोनिक बूम होते क्या है? ठीक है, तो सोनिक बूम समझने से पहले हम लोग को ये बातें समझनी है कि ध्वनि की चाल कितनी होती है। ये बातें ऑलरेडी मैंने आप लोगों को बताया। प्रकाश का चाल होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड निर्वात में, और ध्वनि की चाल जो होती है वो 340 होता है, 340 मीटर प्रति सेकंड। ये क्या होता है? ध्वनि की चाल। और ये क्या होता है? प्रकाश की चाल। और मैंने इसके बारे में वर्णन किया था कि आप लोगों ने देखा है कि जब बादल जब गरजते हैं तो आप लोगों ने देखा कि चमक हम देख लेते हैं पहले है, और ज़बरदस्त जब चमकता है तो हम पहले ही अंदाज लगा देते हैं कि जो है कड़केगा भी बहुत ज़बरदस्त, यानी बहुत ज़बरदस्त गड़गड़ाहट होगा। लेकिन हम क्या है कि कड़क जो है बाद में सुनते हैं, लेकिन प्रकाश जो है, जो बिजली जो चमक जाती है तो चमक हम उसको पहले देख लेते हैं। तो कारण इसका कुछ और नहीं है, बस एक ही है। होता क्या है कि जब बादल टकराते हैं, मतलब आवेश की वजह से, ठीक है, जो आवेश बनते हैं अपर प्लस और माइनस का जो आवेश पड़ते हैं उसे 8th क्लास में ही वर्णन किया गया है। तो क्या होता है कि टकराने के साथ ही गर्जन और चमक दोनों दिखाई देती है, दोनों मतलब उत्पन्न होते हैं। लेकिन हमें कौन सा पहले दिखाई देता है? चमक, क्योंकि उसका प्रकाश, क्योंकि उसका चाल बहुत तेज है तो वो तेजी से आ जाता है। जबकि ध्वनि का चाल थोड़ा स्लो है,
इसीलिए हमें बाद में सुनाई पड़ता है। क्लियर है बात? तो अब हम बात करते हैं यहाँ पर सोनिक बूम के बारे में। तो कोई भी एक वस्तु जब, ध्यान समझना, कोई भी एक वस्तु जब इस ध्वनि के चाल से भी अधिक चाल से अगर चलने लगे, ठीक है, कोई भी वस्तु जब, समझ लेना, कोई भी वस्तु, अगर मान लेते हैं ये वस्तु तुम्हारा गोली है, बंदूक की जो गोली होती है, या फिर जो है फाइटर प्लेन हो गया, फाइटर प्लेन, तो ये सभी क्या होते हैं, गोली की चाल और फाइटर प्लेन की जो चाल होती है वो बहुत ही ज़्यादा होती है, रॉकेट की चाल बहुत ही तेज होती है। तो ये 340 मीटर प्रति सेकंड से भी कहीं ज़्यादा चाल से चलते हैं। इनकी चाल जो होती है वो 340 मीटर प्रति सेकंड से ज़्यादा होती है। तो हर वो वस्तु जिसकी चाल 340 मीटर प्रति सेकंड से ज़्यादा होती है, इस चाल को हम लोग कहते हैं पाराध्वनिक चाल। क्या नाम देते हैं हम लोग? पाराध्वनिक चाल। अगर तुमसे कोई पूछेगा एक लाइन में जवाब, मुझे बताओ कि रॉकेट किस चाल से चलता है, तो पाराध्वनिक। जो बंदूक की बुलेट होती है वो किस चाल से चलेगी? पाराध्वनिक चाल। रॉकेट पाराध्वनिक चाल, ठीक है। जो फाइटर प्लेन होंगे पाराध्वनिक चाल के चलते हैं। समझ गया बात को? यानी अगर कोई तुमसे पूछे कि रॉकेट जो है पाराध्वनिक चाल से चलता है, इसका क्या अर्थ है, तो इसको कैसे आप डिनोट करोगे कि पाराध्वनिक चाल का अर्थ ही होता है कि वो चाल जो प्रकाश के चाल से ज़्यादा हो, अर्थात 340 मीटर प्रति सेकंड से भी ज़्यादा के रफ्तार से अगर वो चलता है, यानी 1 सेकंड में 340 मीटर की दूरी वो तय कर ले। अभी घड़ी की सुई 1 सेकंड हुआ और 340 मीटर दूर चला गया, ठीक है। तो उस तरह के चाल को हम लोग क्या कहेंगे? पाराध्वनिक चाल। आप ध्यान से समझेंगे, जब ये पाराध्वनिक चाल से चलते हैं, ठीक है, जब ये पाराध्वनिक चाल से चलते हैं तो एक बहुत ही तीक्ष्ण और तीव्र गति का आवाज निकालते हैं। समझ में आ गया? एक क्या करते हैं लोग? बहुत ही तीक्ष्ण और प्रबल ध्वनि निकालते हैं, और जो ध्वनि निकालते हैं, जो प्रबल ध्वनि निकालते हैं, यही प्रबल ध्वनि क्या कहलाता है? सोनिक बूम। क्या कहलाएगा ये? सोनिक बूम। तो एक लाइन में हमने इसे कैसे डिनोट किया? कोई वस्तु जो ध्वनि के चाल से अधिक चाल में चलता है तो पाराध्वनिक चाल उत्पन्न करता है, उसे पाराध्वनिक चाल कहते हैं। और जब वो पाराध्वनिक चाल उत्पन्न करता है तो एक तीव्र गति का आवाज निकलता है, और वो आवाज क्या कहलाता है? सोनिक बूम कहलाता है। समझ में आ गया? सोनिक बूम इतनी तगड़ा होता है, इतना तेज आवाज होता है कि कभी कभी जब आपके घर शीशे के बने हुए हैं, मतलब आपके खिड़कियों कांच की दीवारें जो है शीशे की बनी हुई है, और आपके बगल से ही फाइटर प्लेन गुजर जाए, ठीक है, तो इतना तेज गति से इतना सोनिक बूम आवाज करता है कि वो क्या करता है, शीशे जो कांच जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं? टूट जाते हैं। कारण क्या है? कारण ये है कि जब हवा यहाँ पर मौजूद है, नॉर्मल हवाएं हैं, सीधा हवा है, साफ साफ हवाएं, मतलब कहने का हुआ कि कोई हलचल नहीं है इन हवाओं में, और जब इसको तेजी से अगर छेदते हुए पार होता है कोई भी चीज़, तो अपने पीछे जो है वो अपने पीछे जो है एक प्रघाती तरंगे छोड़ती है। क्या छोड़ते हैं हम लोग? प्रघाती तरंगे। एक तरंग छोड़ता है, एक विक्षोभ उत्पन्न करता है, एक जबरदस्त विक्षोभ। जिस तरह से पानी में अगर ढेला मारते हो तो लहरें उठती है ना, इस तरह से, तो विक्षोभ कहते हैं हम लोग उसको। पानी के अंदर में हम लोग ढेला मारते हैं तो उसमें से क्या उत्पन्न होता है? विक्षोभ उत्पन्न होता है। समझ गए ना बात को? तो उसी प्रकार से जब तेज गति से जब कोई वस्तु निकल जाती है सन से, आपके बगल से, जैसे आप कभी यहाँ पे खड़े हो, आपके बगल से सन से बाइक गुजर जाए तो ये लोग भन से लगता है, पूरा तेजी से हवा लगता है हम लोगों को, वो हवा को छेदते हुए निकल जाता है। समझ रहे हो ना बात को? उसी प्रकार से फाइटर प्लेन जब आपका बगल से गुजर जाता है, इतना तेज गति से वो आवाज़ करता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? प्रघाती तरंगे कहते हैं। ठीक है, वो प्रघाती तरंगे छोड़ता है, और उन्हीं प्रघाती तरंगों की वजह से कभी कभी घर में लगे हुए कांच और शीशे के टुकड़े जो होते हैं वो क्या होते हैं? टूट जाते हैं। क्लियर है बात? तो अब मुझे बताइए, क्या आपको सोनिक बूम बातें समझ में आ गई? क्या आपको पाराध्वनिक चाल समझ में आ गया? प्रघाती तरंगे किसे कहेंगे समझ में आ गया? ऐसी तरंगे जो क्या करे? अपने पीछे एक विक्षोभ उत्पन्न करे, बहुत तीव्र गति का विक्षोभ उत्पन्न करे। ठीक है, इनको क्या कहेंगे हम लोग? प्रघाती तरंगे। ठीक है, यहां तक की बातें समझ में आ गई? ये कल हमने आप लोगों को लिखवाया था। सोनिक बूम के बारे में मैंने बता दिया, प्रघाती तरंगे बता दिया, पाराध्वनिक चाल को बता दिया। ठीक है, अब बात करेंगे तारत्व के बारे में। किसके? तारत्व। तारत्व को हम लोग कहते हैं पिच। नहीं, बिच मत कर देना, बिच मतलब हाँ, कुत्ते की बीवी हो जाएगा।
पिच कहेंगे। पिच को बिच मत कर देना। पिच, पिच मतलब क्या होता है? तारत्व। अब ये तारत्व क्या होता है? तारत्व सिर्फ एक टर्म दिया गया है, सिर्फ तारत्व एक नाम दिया गया है। फर्क ये है, ये बताता क्या है? तो तारत्व सिर्फ हमें ये बताएगा कि कोई आवाज कितनी पतली है और कोई आवाज कितनी मोटी है। एक लाइन में समझ लो, तारत्व जो है सिर्फ एक टर्म बताया गया है कि इस तारत्व के कारण ही हम बता सके कि कोई आवाज पतली है या कोई आवाज मोटी है। जो आवाज पतली होती है, जनरली जो बच्चे जो रोते हैं बड़ी दूर तक सुनाई देता है, चाहे चाहे आदमी रोता है तो सुनाई देता है। वैसे आदमी रोएगा तो हुआ हुआ करके तो रोएगा नहीं, जाहिर सी बात है, ठीक है। बेचारा मने में रो रो के रह जाएगा, ठीक है। और बच्चा जो होता है बहुत तेज से चिल्लाता है, तो कारण क्या है? अगर आपसे कोई यह पूछा जाए कि क्यों बच्चों की आवाज जो होती है ज्यादा दूर तक सुनाई देती है, तो एक लाइन में जवाब देंगे, क्योंकि उनके ध्वनि का जो तरत्व होता है वो ज्यादा होता है, और जिनके ध्वनि का तरत्व कम होता है उनका आवाज मोटा होता है। स्त्रियों का आवाज का तरत्व जो होता है वो पतला होता है, यानी कि कम, मतलब पतला होता है, ये कहो पतला होता है, ठीक है। और जो पुरुषों के आवाज का जो तरत्व होता है वो क्या होता है? मोटा होता है। समझ में आ गया बात को? तारत्व को सिर्फ एक लाइन में समझेंगे कि तारत्व ध्वनि का वह गुण होता है जिससे ध्वनि का मोटा या पतला होना समझा जाता है। तो ध्वनि जब बात करेंगे इस तरीके से, तो अगर जिसका पतला ध्वनि रहेगा, ठीक है, इस तरीके से ये पतला तरत्व वाला है, और जिसका मोटा तरत्व होगा वो कैसा होगा? समझ रहे हो बात को? ये मोटे तरत्व का है और ये क्या है? पतले तरत्व का है। ये तरत्व की वजह से ही मैंने एक बार बताया था, फिर से बता रहा हूं कि जो प्लेटफॉर्म होते हैं, जो ट्रेन के जो प्लेटफॉर्म जहाँ पे हम लोग जाते हैं, प्लेटफॉर्म पे जो अनाउंसमेंट किया जाता है कि फलाना ट्रेन जो इतने बजे आ रही है, तो आप लोगों ने देखा होगा ज़्यादातर कौन बोलती है उसमें से? किसका आवाज़ होता है? औरतों का ही आवाज़ दिया जाता है, पुरुषों का आवाज़ नहीं दिया जाता है। कारण ये है कि औरतों का आवाज़ का जो तरत्व होता है वो हाई होता है, उसका जो पिच होता है वो हाई पिच का होता है, इसीलिए उन लोगों का आवाज़ दूर तक सुनाई जाता है, ठीक है। और इसीलिए हम लोग उसकी जगह पे किसका प्रयोग करते हैं? स्त्रियों के आवाज का प्रयोग करते हैं, साउंड का। समझ में आ गया बात कि नहीं समझ में आया? तारत्व में किसी को कोई दिक्कत है? तारत्व का मतलब क्या होगा? सिर्फ और सिर्फ ध्वनि का पतला होना या फिर मोटा होना समझा जाता है। क्लियर है बात? अब बात करेंगे कि अगर जिसका तारत्व, ठीक है, देखो ध्वनि का तारत्व, अगर तुम अगले एक नंबर में क्वेश्चन पूछेगा कि ध्वनि का जो तारत्व होता है, यानी ध्वनि का जो पिच होता है, वो किस बातों पर निर्भर करता है? तो वो निर्भर करता है उसके आवृत्ति के ऊपर, फ्रीक्वेंसी के ऊपर। आवृत्ति को किससे सूचित करते थे हम लोग? न्यू से। ये इसकी आवृत्ति पर निर्भर करता है, इसकी फ्रीक्वेंसी पर निर्भर करता है कि अगर जिस किसी का आवृत्ति अधिक होगा तो उसका तारत्व भी क्या होगा? अधिक होगा, और जिसका आवृत्ति कम होगा उसका तारत्व भी क्या होगा? कम होगा। आवृत्ति के बारे में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? आवृत्ति कहते किसे हैं? कौन बताएगा मुझे? आवृत्ति किसे कहते हैं? मैंने यह बताया था कि अगर किसी चीज, आवृत्ति को किसे सूचित करते हैं और उसका मात्रा क्या होता है? HZ होता है। और HZ के बारे में मैंने क्या बताया था? HZ के बारे में हमने क्या बताया था? हर्ट्ज के बारे में क्या बताया था? कि एक दोलन, ठीक है, एक सेकंड में जैसे मान लिया जाए कि 1 हर्ट्ज दिया गया है, तो इसका मतलब हो जाएगा कि 1 सेकंड में इसके दोलन करने की क्षमता कितनी है? अगर एक बार। और अगर 100 हर्ट्ज दिया गया हो तो इसका मतलब क्या होता था? मैंने क्या बताया था? अगर 1 हर्ट्ज दिया गया होगा तो एक दोलन, दोलन का मतलब कंपन, यहाँ ध्वनि तो कंपन से मतलब है ना, 1 सेकंड में एक बार दोलन। और 100 हर्ट्ज दिया गया होगा तो 1 सेकंड में 100 बार दोलन करना, यानी 100 बार ऊपर नीचे करना, कंपन करना, यही ना बताया गया था। तो अगर जिसकी आवृत्ति अधिक होगी वो कंपन भी क्या करेगा? अधिक करेगा। समझ रहे हो ना बात को? यानी 1 सेकंड में उसका कंपन क्या होगा? ज्यादा होगा। पुरुष का आवाज जब निकल रहा है तो 1 सेकंड में वो कंपन धीरे धीरे कर रहा है, और एक औरत जब बोलती है तो 1 सेकंड में उसका तरत्व जो होता है, उसका जो फ्रीक्वेंसी होता है वो क्या होता है? बहुत ही
तेज होता है, उसका तरत्व जो होता है बहुत ही अधिक होता है। समझ के बात को ना। तो जो जैसे मान लेते हैं अगर किसी चीज की बात करें कि आप मुझे बताओ कि 1 हर्ट्ज ज्यादा ताकतवर होगा या 100 हर्ट्ज, तो आप जनरली कहोगे 100 हर्ट्ज, क्योंकि भाई 1 हर्ट्ज में 1 सेकंड में कई बार दोलन कर रहा है और 100 हर्ट्ज में 1 सेकंड में 100 बार दोलन कर रहा है। तो बात की जाएगी कि किसका तरत्व अधिक होगा, 100 हर्ट्ज वाले का। समझ में आ गया। अब बात किया जाएगा स्त्री और पुरुष में किसका तरत्व अधिक होगा, स्त्रियों का। क्यों भाई अधिक होगा, क्योंकि उनकी आवृत्ति क्या होती है, अधिक होती है, अर्थात 1 सेकंड में दोलन उनके आवाजों का कंपन करने का जो प्रवृत्ति होता है वो क्या होता है, ज्यादा होता है पुरुषों की तुलना में। क्लियर है बात करते हैं, यह भी हमें क्लियर कर लिए। अब आगे क्या है यह भी देख लेते हैं। और यहाँ पर लिखा है कि मोटी ध्वनि होगी तो उसकी तरत्व जो है वो कम होगा, पतली ध्वनि होगी तो उसका तरत्व अधिक होगा। ठीक है। अब बात करते हैं प्रबलता के बारे में, साउंड लाउडनेस के बारे में। प्रबलता के बारे में कुछ कहना नहीं है, बस प्रबलता को इस तरीके से समझ सकते हैं कि कोई भी आवाज आपको धीमे सुनाई दे रही है और कोई भी आवाज आपको तेज सुनाई दे रही है, बस यही है प्रबलता। ध्वनि कितना प्रबल है, मेरी बात को समझ लो। एक व्यक्ति जो धीरे धीरे बोलता है वो थकेगा नहीं, मतलब उसकी एनर्जी कम खर्च होगी, और एक व्यक्ति जो तेजी से बोलता है, ज्यादा जोर से बोलता है, उसकी एनर्जी क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। मतलब यह हुआ कि बोलते समय में भी ऊर्जा खर्च होती है। अर्थात हम इसको इस तरह से भी डिनोट कर सकते हैं ध्वनि के माध्यम से कि अगर कोई व्यक्ति ध्वनि निकालता है तो उसकी ऊर्जा खर्च होती है, अर्थात ध्वनि भी एक प्रकार की ऊर्जा है। समझिए बात लोग, नहीं समझा मैं क्या बोल रहा हूं। जब कोई व्यक्ति बोल रहा है तो उसकी ऊर्जा खर्च हो रही है, मतलब यह हुआ कि ध्वनि भी एक प्रकार की क्या है, ऊर्जा है। अब जिसकी ऊर्जा कम होगी उसका आवाज धीमे सुनाई देगा, यानी उसकी प्रबलता कम होगी, और जो ज्यादा मतलब जिस ध्वनि में ज्यादा ऊर्जा होगा उसकी प्रबलता क्या होगी, अधिक होगी या फिर हाई होगी। क्लियर है बात। ये थे आपके प्रबलता के बारे में। हाँ, रूल बस 2 ही है। ठीक है, नहीं रूल 3 हो जाएंगे ना। एक 1/t वाला फॉर्मूला था, और ये वाला था v बराबर न्यू इंटू लेमडा, और एक चाल बराबर दूरी बटा में समय। लेकिन यहाँ पर चाल दूरी जो है वो कितना हो जाएगा, 2d के बराबर हो जाएगा, क्योंकि बात करते हैं यहाँ पर प्रतिध्वनि की, तो प्रतिध्वनि 2d के बराबर में होगा। ठीक है, आता है तो बताते जाते हैं। ठीक है, बोलिए और कुछ दिक्कत है। अब आगे समझते हैं प्रबलता में। साफ साफ यहाँ पे बातें लिखी हुई है कि ध्वनि जब किसी ध्वनि स्रोत से निकलती है तो तरंग के रूप में फैल जाती है, नहीं फैलता तो क्या होता है, एक रेखा में जाता है। लेकिन अगर एक रेखा में आता तो हम जिसकी तरफ बोलते, जिसकी तरफ मुंह करके बोलते, सिर्फ उसी को सुनाई देता, बाकी को सुनाई नहीं देता। लेकिन क्या है कि जब मैं बोलता हूं तो मेरी आवाजें सभी दिशाओं में क्या होती है, फैल जाती है। क्लियर है बात। लेकिन जैसे जैसे दूरी होता जाता है उसकी प्रबलता कम होने लगती है, और साथ ही साथ उसका एम्पलीट्यूड यानी कि आयाम भी धीरे धीरे कम होने लगता है। मतलब यही कारण है कि बहुत दूर आदमी रहेगा, मान लो यहाँ पर नहर पर कोई आदमी यहाँ से चिल्लाओ तो क्या वो आपकी आवाज को जल्दी सुन पाएगा, नहीं सुन पाएगा, क्योंकि यहाँ से तो आवाज तेजी से निकलेगा, लेकिन जैसे जैसे हवा में जाएगा वैसे वैसे हवा में वो क्या हो जाता है, फैल जाता है। उसकी प्रबलता भी धीरे धीरे क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। इसलिए उसकी आवाज़ को बढ़ाकर बोलने के लिए चोंगा में बोलना पड़ेगा, चोंगा या लाउड स्पीकर में बोलना पड़ेगा। देखा है ना, पुलिस जो है आता है तो अनाउंसमेंट करता है, आप चारों तरफ से गिर चुके हो वगैरह वगैरह बोलता है ना, तो क्या होता है, वो क्यों ऐसा करता है। पुलिस ऐसे भी तो चिल्ला के बोल सकता था, पकड़ा गया है तुम, अभी इसी घर में से बाहर मत निकलना, क्या पता उसको सुनाई देगा कि नहीं सुनाई देगा। इसीलिए अपने से कंफर्म लोग करता है, इसलिए ऐसा करता है। ठीक है, प्रति एकांक क्षेत्रफल से 1 सेकंड में गुजरने वाली ध्वनि ऊर्जा को ही ध्वनि की तीव्रता कहते हैं। कहने का मतलब हुआ कि किसी एकांक क्षेत्रफल से 1 सेकंड में गुजरने वाली, यानी 1 सेकंड में जितनी ध्वनि की ऊर्जा निकल जाती है वही ध्वनि की इंटेंसिटी, साउंड की इंटेंसिटी यानी ध्वनि की तीव्रता कहलाती है। ये कुछ भी नहीं है, नॉर्मल सी बात है। बात करते हैं गुणता के बारे में।
शुद्ध स्वर ध्वनि की गुणता उसका वह गुण होता है जिससे समान तरत्व और सामान्य तीव्रता की विभिन्न ध्वनियों के बीच के अंतर का बोध होता है। इसको नॉर्मल सी बात में समझ सकते हैं, ध्वनि का इसको टोन कहते हैं। ठीक है, ध्वनि का टोन कहते हैं। एक नॉर्मल बात को हम भी बताएंगे और एक नॉर्मल बात को किसी औरत भी बताएगी। तो आप जनरल सी बात है कि पुरुष का टोन जो होता है वो हमेशा, ठीक है, ज़्यादा होगा, मतलब तब क्या बोलते हैं, भाई जो आवाज़ निकलती है वैसा होगा, और स्त्री जब बोलेगी तो वही बात को मधुर ध्वनि में निकलता है। समझ रहे हो बात को ना? इसीलिए पुरुष कितना भी गुस्सा रहेगा, स्त्री अगर प्यार से बोल देती है तो पुरुष का गुस्सा गायब हो जाता है। कितना गुस्साइल रहोगे, यही कारण है, आपको पता होना चाहिए। आप जनरली कॉल सेंटर में देखोगे ना, ज़्यादातर कॉल सेंटर में देखोगे ना, स्त्रियों को रखा जाता है, लड़कियों को रखा जाता है, क्योंकि उनकी आवाज़ जो होती है ना वो बहुत मधुर होती है। ठीक है, मैं दूसरे की बात, मैं खुद की बात बता रहा हूँ। मैं क्या हुआ कि मैंने एक फ्लिपकार्ट से सामान ऑर्डर किया और उस सामान में जो है ना प्रोडक्ट मेरा डिलीवर ही नहीं किया, उसको कैंसिल कर दिया। हमको बहुत ज़रूरी था उस सामान को, तो मेरा गुस्सा तो था ही, और हमको बिना इन्फॉर्मेशन दिए ही मेरा सामान को कैंसिल कर दिया गया। मैं फ़ोन लगाया तो वहाँ से एक लड़की उठाई, तो अब हमारा तो गुस्से में थे। हम कहा बताइए आप ऐसा क्यों किए हैं आप? तो सर देखिए, इतना प्यार से तो कोनो, मतलब क्या बोलते हैं, किसी का गर्लफ्रेंड वो नहीं बतियाती होगी जितना प्यार से बताइए, इतना ध्यान, इतना मधुर आवाज़ में बात की। सर देखिए, गलती हम लोगों की है, गलती हम लोगों की भी नहीं है, लॉजिस्टिक टीम की गलती है। वो सामान जो है वहाँ के लिए डिलीवर था ही नहीं आपके एड्रेस के लिए। तो इतना आराम से समझाइए कि गुस्से में तो थे ही, शुरुआत में तो काम भर उल्टा पुल्टा बोले, लेकिन जब आराम से समझाने लगी, हम लोग चलिए ठीक है कोई बात नहीं, अब कर भी क्या सकते हैं, नहीं जनरली कर भी क्या सकते हैं, कोई कुछ नहीं कर सकता है। तो हमने बोला चलिए कोई बात नहीं है। तो मेन मोटो मेरा बताने का ये है कि लड़कियों को इसलिए बताया जाता है क्योंकि वो क्या करती है, उनका टोन जो होता है, उनकी जो गुणता होती है, ध्वनि की जो गुणता होती है, वो मतलब थोड़ी सी अलग होती है। ठीक है, मतलब शांत प्रिय टाइप का होता है ना, प्यार से, मतलब आप अपनी गर्लफ्रेंड से भी बहुत ज़्यादा गुस्से में अगर उससे बात कर रहे हो और थोड़ी सी अगर प्यार से बात कर देगी तो अच्छा ठीक है चल जाएगा, नेक्स्ट टाइम की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। अब आते हैं श्रव्य परास की तरफ में, रेंज। श्रव्य परास, श्रव्य का मतलब होता है सुनना। ठीक है, तो सुनने की भी एक सीमा होती है, एक लिमिटेशन होता है कि हम कितने तक को सुन सकते हैं। तो श्रव्य का जो परास होता है, ध्यान से समझ लेना, 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 होगा क्या बोड़ा ही, 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज के बीच के दूरी को हम लोग कहते हैं श्रव्यता की सीमा, या फिर इसको कहते हैं हम लोग श्रव्य परास, रेंज। अगर कोई ध्वनि 20 हर्ट्ज की ध्वनि निकल रही है तो हम सुन लेंगे, 21 हर्ट्ज सुन लेंगे, 22, 23, 1,000, 2,000, 10,000, 11,000, 15,000, 20,000 तक सुन सकते हैं। 21,000 हो गया तो हमसे सुनाई नहीं देगा, कोई मनुष्य उसे सुन नहीं सकता है। यानी मनुष्य के श्रव्यता की सीमा कितनी होती है, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज। आप इसके बीच में कहीं से भी कोई आवाज़ आएगा तो हम उसे सुन सकते हैं। तो इस तरह के ध्वनि को हम लोग कहते हैं, कतरा नहीं सुनाई देगा, 20 है, 21 है, 22 है, 23 है, 24 है, 100 है, 200, 400, 500, 10,000, 11,000, 21, 20,000, 19,000, 20,000 तक सुन सकते हैं। 20 से लेकर के 20,000 के बीच तक सुन सकते हैं। 20,000 से ऊपर चला गया 21,000 तो हम नहीं सुनेंगे, और 20 से कम हो गया 19 हो गया तो हम नहीं सुन सकते हैं। समझ में आ गया? तो हम कितना सुन सकते हैं, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज। इसको हम लोग क्या कहेंगे, श्रव्य परास, रेंज इनके बीच। ठीक है, अब बात करते हैं, अगर 20 हर्ट्ज से कम हो, 20 हर्ट्ज से अगर कम हो तो उसे कहेंगे अश्रव्य। क्या कहेंगे हम लोग उसे, अश्रव्य। और अगर 20,000 से 20,000 हर्ट्ज से अधिक हो तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, पाराश्रव्य। क्या कहेंगे हम लोग उसे, पाराश्रव्य। इसे क्या कहेंगे हम लोग, अवश्रव्य, अश्रव्य या अवश्रव्य, और इसको क्या कहेंगे, पाराश्रव्य। समझ में आ गया बात को, पाराश्रव्य। समझ लो मेरी बात को। तो हम एक लाइन से यह भी कह सकते हैं कि अवश्रव्य 20,000 से हर्ट्ज से कम है,
और 20,000 हर्ट्ज से पाराश्रव्य से, यानी अवश्रव्य से अधिक और पाराश्रव्य से कम की ध्वनि को हम सुन सकते हैं। कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो, अभी ये कौन उतार, 20,000 से कम कौन उतारेंगे? हाथी, हवेल, समझ गए बात को? 20 हर्ट्ज से भी कम निकालते हैं, ठीक है। और 20,000 हर्ट्ज से कौन, 20,000 हर्ट्ज से भी ज़्यादा कौन निकालता है? आप लोगों ने नाम सुना होगा चमगादड़ का, ठीक है। चमगादड़ की ध्वनि कितनी होती है? 20,000 हर्ट्ज से, क्योंकि चमगादड़ जो होती है वो कौन सी ध्वनि उत्पन्न करती है? पाराश्रव्य ध्वनि को उत्पन्न करती है। समझ में आ रहा है बात को? समझ रहे हो बात को? और मनुष्य कितनी ध्वनि को सुन सकता है? 20 से 20,000 हर्ट्ज की ध्वनि। समझ के बात को? उत्पन्न भी कर सकते हैं हम लोग इतनी तरह की ध्वनि को। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है समझने में? किसी प्रकार का कोई सवाल पूछना है तो पूछ सकते हैं, वरना फिर आगे कुछ लिखवाएंगे, आगे कुछ बताएंगे। अभी आपको यहां तक कोई बातें समझ में नहीं आ रही है तो पूछिए। कुछ पूछना है?